जय हिंद साथियों। व्यवहार के तीनों पक्षों पे हम लोग बड़ी अच्छी एक समझ बना रहे हैं। और मैंने जहां से चर्चा प्रारंभ की थी, उद्देश्य और उसके सामान्य और विशिष्ट जो प्रकार होते हैं, उसके बाद ब्लूम के सापेक्ष में हमने देखा, ब्लूम और उसके सहयोगियों के जो टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के सापेक्ष हमने देखा व्यवहार के तीन पक्षों को, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो किस पक्ष का संबंध किससे है, किस पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य आते हैं, किसने वर्गीकरण किया है, इन सारी बातों को हमने समझा है। और ये सारी वीडियोस जो हैं व्यवहार के पक्षों से संबंधित और उनकी कार्य सूचक जो क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी वीडियो एक साथ देखने में, एक क्रम में देखने पर आपकी बेहतरीन समझ को विकसित करते हैं। और मैंने हमेशा इस बात को कहा, शुरू से मैंने इस बात को कहा कि इन सारी वीडियोस को आप एक परिप्रेक्ष्य में आप देखें। तो व्यवहार के तीसरे पक्ष पे हम लोग बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन, यानी कि ये वो वाला पक्ष है जिसमें बात कौशलों की होगी, जिसमें बात हस्तचालित क्रियाओं की होगी, जिसमें किसी ऐसे व्यवहार की बात होगी जो गतियुक्त व्यवहार होगा। मैं इसके उद्देश्यों पे आपसे चर्चा कर चुका हूं। क्रियात्मक पक्ष के एक बार मैं इसको रिमाइंड करके और इसके उद्देश्यों को एक बार लिख लेते हैं। क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। और इसमें इसका जो संबंध होता है, इस पक्ष का संबंध कौशलों से होता है। कौशल, स्किल्स जिसे हम बोलते हैं, स्किल्स, कौशलों से यानी कि स्किल्स से, हस्तचालित क्रियाओं से यानी कि जिसमें जिसमें कुछ कार्य किया जाएगा। ध्यान रखो, कौशलों का जो अर्जन होता है, स्किल आपके अंदर आता है लगातार निरंतर अभ्यास से आता है। वो अभ्यास आपको अपने हाथों से, अपने गतियुक्त व्यवहार से करना पड़ता है। हस्तचालित क्रियाएं, या जिसे हम गतियुक्त व्यवहार भी बोल सकते हैं, गतियुक्त व्यवहार, इनसे इसका संबंध होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। और इसका जो वर्गीकरण था, वर्गीकरण 1969 में सिम्पसन ने किया। जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी का अंग है, हम इसको लिखेंगे। एक और वर्गीकरण इसमें 1970 में किवलर का देखने योग्य है। किवलर ने इसके अंतर्गत कौन से उद्देश्य निर्धारित किए, हम इन दोनों की बात करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा है, बीच में वीडियो में भी कहा कि हम लोग ये जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो संशोधन हुए, प्रमुख तौर पर जो RCEM संशोधन, रॉबर्ट मेगर के संशोधन, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखने के तरीके पे भी हम लोग बात करेंगे। वो सारी चीजें मैं चाहूंगा कि ये जब सारी वीडियोस आपके उद्देश्य के बन जाए, तो निश्चित तौर पर आपकी समझ जो है बड़ी शानदार आपकी बन सके। तो हम एक बार इसके उद्देश्यों को एक बार देख लेते हैं, और बिल्कुल वही क्रम वही आएगा, निचले स्तर से क्रम आएगा, तरीका वही रहेगा। सबसे पहला पहला हमारा होता है उद्दीपन। उद्दीपन या अनुकरण भी जिसको हम बोलते हैं, इंपल्सन, जिसका नाम है इंपल्सन या इमिटेशन, जहां पे देख करके यानी कि नकल करके कोई काम होगा। उद्दीपन, अनुकरण। दूसरा होता है कार्य करना, मैनिपुलेशन। कार्य करना, मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन होता है जब आप किसी के कहे अनुसार काम करते हैं, किसी के निर्देश अनुसार काम करते हैं, है ना। तीसरा होता है परिशुद्धता। परिशुद्धता यानी कि नियंत्रण, कंट्रोल इसको बोलते हैं। अभी हम अंग्रेजी की लिख लेंगे। अगला होता है समन्वय। समन्वय यानी कि जोड़बंदी, इस नाम से भी हम अभी प्रत्येक की क्रियाएं जब लिखेंगे उसमें हम लोग समन्वय, जोड़बंदी यानी कि कोऑर्डिनेशन। दिस इज कंट्रोल, एक्यूरेसी, गोइंग टुवर्ड्स एक्यूरेसी, कंट्रोल जिसे हम बोलेंगे, और समन्वय, कोऑर्डिनेशन।
उसके बाद होता है स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण। और सबसे उच्चतम स्तर पर होता है आदत निर्माण। आदत निर्माण। तो ये परिप्रेक्ष्य हमने समझ लिया है। जब भी क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की बात आएगी, कौन से उद्देश्य क्रियात्मक पक्ष में निर्धारित किए गए हैं, तो वो उद्देश्य जो निर्धारित किए गए, उद्दीपन, अनुकरण, ये सबसे निचले स्तर पर, और सबसे उच्चतम स्तर आदत निर्माण। जब भी प्रश्न ये आएगा कि क्रियात्मक पक्ष का सबसे निचले स्तर का उद्देश्य कौन सा है, सबसे निचले स्तर का उद्देश्य जो होता है वो होता है आपका उद्दीपन, यानी कि अनुकरण करना, यानी कि किसी कार्य की अंदर से एक उद्दीपन होकर के, उद्दीप्त होकर के, या किसी को देख करके उसकी नकल करके किसी कार्य को करना, ये कौशल अर्जन का सबसे निम्नतम स्तर होता है। कार्य करना, मैनिपुलेशन, जब दिए गए निर्देशों के अनुसार। मैं इसकी क्रियाओं पे एक बार हम बात करते हैं, फिर केवलर की उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला होता है नंबर 1 उद्दीपन। एक और शब्द आता है अनुकरण। अंग्रेजी में हम दोनों लेते हैं, दिस इज इंपल्सन। आप इंपल्स होते हो किसी काम को करने के लिए, उद्दीप्त होते हो, एंड ये इमिटेशन। और इसमें क्या होता है, इसकी जो क्रिया होती है, उद्दीप्त होकर, उद्दीप्त होकर, उद्दीपक जो आपको प्रोवोक करता है कुछ करने के लिए। अधिगम सिद्धांतों में हम लोग जब पढ़ते हैं, जहां पे एक उद्दीपक होता है, वो प्राणी को अनुक्रिया करने के लिए उकसाता है, प्रोवोक करता है, वो उद्दीपक होता है। तो उद्दीप्त होकर कार्य करना, उद्दीप्त होकर कार्य करना, नकल करके, है ना, नकल करके, नकल या अनुसरण करके कार्य करना। तो ये कौशल अर्जन का, आप कौशल अर्जन में सबसे पहला काम ये करते हो, आप किसी दूसरे को, उसके बालक जो होता है वो दूसरे को जिस तरीके से करते देखेगा, वैसा गतियुक्त व्यवहार वो खुद करेगा, उद्दीप्त होके करेगा, उसकी नकल करके करेगा, उसका अनुसरण करके करेगा। और ये आपको पता है, ये निम्नतम स्तर होता है, निम्नतम स्तर। तो मैंने जब आपको ये बताया है कि क्रियात्मक पक्ष के निम्नतम और उच्चतम स्तर की बात की जाएगी, कौन सा एक है कौन सा एक नहीं है पे बात की जाएगी, सही क्रम पे बात की जाएगी, तो ये पूरे 6 आपको तरीके से आपको याद होना आवश्यक होता है। तो चलिए, ये पहला पहला इंपल्सन, उद्दीपन, अनुकरण। दूसरा होता है कार्य करना। कार्य करना, और कार्य कैसे करना, मैनिपुलेट होकर के, मैनिपुलेशन। ये कौशल अर्जन का दूसरा स्तर होता है। और इसके अंदर जो क्रिया सूचक आता है वो होता है निर्देशों के, दिए गए निर्देशों के अनुसार, दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना, के अनुसार कार्य करना। और आप इस बात को समझ रहे हैं कि एक बच्चा जब तक अनुकरण करके कार्य करना नहीं सीखेगा, तब तक दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा। तो कौशल अर्जन की प्रक्रिया में यह आवश्यक होता है क्रम से। जैसे हमने कहा, गति युक्त व्यवहार जो है, हस्तचालित क्रिया है, जहां पे आप एक कौशल का अर्जन कर रहे हैं। संज्ञानात्मक पक्ष जिसका संबंध हमारी बौद्धिक क्षमताओं से है, मानसिक क्षमताओं से, वहां पे गतियुक्त व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। वहां पे आपको केवल सीखना है, अपनी मानसिक क्षमताओं से, अपने तर्क से, चिंतन से, ध्यान से, स्मरण शक्ति से, उससे आपको सीखना होता है। भावात्मक पक्ष में आपके अंदर कुछ ऐसा, आपके इमोशंस जो होते हैं वो प्रोवोक होते हैं, और इमोशंस आपकी अभिरुचियों को, आपकी अभिवृत्तियों को, उसको निर्धारित करते हैं, आपकी प्रेरणाओं को निर्धारित करते हैं। और क्रियात्मक पक्ष में आप कुछ गतियुक्त व्यवहार करते हैं, अपने हस्तचालित क्रियाएं करते हैं। तो दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना, मैनिपुलेशन, ये इसका दूसरा उद्देश्य होता है, इसकी क्रिया ये। और तीसरी जो क्रिया होती है, तीसरा जो उद्देश्य होता है, परिशुद्धता।
परिशुद्धता, एक और शब्द लेते हैं हम नियंत्रण, और दोनों का संदर्भ अलग है। परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी की बात करते हैं, कंट्रोल। और ये क्या होता है, आप देखिए जब कौशल अर्जन की प्रक्रिया होती है, एक बच्चा कौशल अर्जित करता है तो वो किसी कार्य को करने की, बार बार करने की आदत डालता है, उसकी पुनरावृत्ति की आदत डालता है, उसे अभ्यास के तौर पर लेता है। तो परिणाम क्या निकलता है, परिणाम ये निकलता है कि किसी कार्य को, कौशल अर्जन की बात कर रहा हूं, कौशल अर्जन की प्रक्रिया में किसी कार्य को बार बार करने से, अभ्यास करने से, पुनरावृत्ति करने से आपकी जो कौशल अर्जन में होने वाली त्रुटियां हैं वो कम होती जाती हैं। उन त्रुटियों पे नियंत्रण होने लगता है, कंट्रोल होने लगता है। और वो जो नियंत्रण होता है त्रुटियों पर, यानी कि त्रुटि कम होती जाती है, तो परिणाम ये होता है कि आप एक्यूरेसी, परिशुद्धता की ओर जाते हो। तो कौशल अर्जन की प्रक्रिया का ये तीसरा उद्देश्य है, जिसमें किसी कार्य को, बार बार अभ्यास करके या जिसे मैं कहूं पुनरावृत्ति करके, यानी को पुनरावृत्ति शब्द भी आ जाएगा कभी भी, पुनरावृत्ति ये इसी के अंतर्गत आता है शब्द, इसी उद्देश्य के, पुनरावृत्ति करके त्रुटियों पर नियंत्रण करना तथा परिशुद्धता की ओर, एक्यूरेसी की ओर जाना। और ये स्वाभाविक बात है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि आप जब किसी कार्य को बार बार करने लगते हो कौशल अर्जन की प्रक्रिया में, तो आपके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां अपने आप कम होने लगती हैं और आप एक एक्यूरेसी की दिशा में आप जाने लगते हो। तो परिशुद्धता नियंत्रण ही तीसरा उद्देश्य होता है। सबसे पहला उद्दीपन यानी कि अनुकरण, दूसरा कार्य करना, मैनिपुलेशन, निर्देशों के अनुसार कार्य करना, तीसरा परिशुद्धता नियंत्रण। चौथा जो उद्देश्य होता है, चौथा उद्देश्य समन्वय, और कहीं कहीं आप इसे देखेंगे जोड़बंदी नाम से भी मिलता है। समन्वय यानी कि जोड़बंदी, और जोड़बंदी का मतलब है एक से अधिक को आप जोड़ रहे हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और इसके अंतर्गत जो क्रिया सूचक कार्य आता है, ये क्रिया सूचक, आपको ये बस अलग अलग पक्षों को समझ लेना है, उसके उद्देश्यों को समझ लेना है, उसके उद्देश्यों में कौन कौन सी क्रियाएं हैं ये आपको जान लेना है, उसको दिमाग में फिट कर लेना है। परीक्षा में सवाल आपका कभी बाहर नहीं जाएगा। व्यवहार के तीनों पक्षों को समझना, उसके उद्देश्यों को लिखना, याद रखना, उनके अंदर कौन सी क्रियाएं हैं उनको भी ध्यान रखना, ये मिलाकर के फिर आपके व्यवहार के तीनों पक्ष, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का काम तमाम हो जाता है आपका। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक साथ कई क्रियाएं करने को बोलते हैं, एक साथ कई क्रियाओं को समन्वय स्थापित करते हुए करना, समन्वय स्थापित करते हुए पूर्ण करना। तो आप जब कौशल अर्जन आप करने लगते हैं, कौशल अर्जन स्किल आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, तो आपने पहले दूसरों को देख करके कार्य करना शुरू कर दिया है, फिर आपने निर्देशों के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया है, फिर आपने किसी कार्य की पुनरावृत्ति की है, अभ्यास किया है, और अभ्यास करते करते आप अपनी गलतियों को कम करते जा रहे हैं, परिशुद्धता की ओर जाते जा रहे हैं। अगला उद्देश्य आप प्राप्त करते हो समन्वय, जोड़बंदी का। आप एक साथ कई क्रियाओं को समन्वय स्थापित करते हुए आप करने लगते, पूर्ण करने लगते हो। तो ये जो जोड़बंदी होती है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है एक साथ कई क्रियाएं, और एक साथ कई क्रियाएं नहीं करना है, एक साथ कई क्रियाएं समन्वय स्थापित करते हुए करना है, ये कोऑर्डिनेशन रहे। तो ये समन्वय, जोड़बंदी, ये आपका चौथा उद्देश्य होता है।
और पांचवा उद्देश्य जो होता है, सिम्पसन ने जो वर्गीकरण किया है, हम सिम्पसन के वर्गीकरण को देख रहे हैं। पांचवा जो उद्देश्य होता है, पांचवा उद्देश्य स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजिंग। और स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजिंग, यानी कि जो कौशल अर्जन आपके द्वारा किया जा रहा है, जिससे पहले कौशल को अर्जित करने में आपको शुरुआत में बड़ी एक तपस्या सी करनी पड़ी है, बड़ी जद्दोजहद, बड़े कठिनता से आप उसको कार्य को, कौशल को पकड़ रहे हैं, लेकिन अब करते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पे कौशल जो होता है वो आपके लिए बड़ा नेचुरल, बड़ा सहज सा होने लगता है, बड़ा स्वाभाविक सा होने लगता है। तो कौशल अर्जन की प्रक्रिया जब स्वाभाविक होने लगे, यानी कि आप उस कार्य को बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी एडिशनल एफर्ट के जब आप करने लगते हो, इसका मतलब कौशल अर्जन अब आपके स्वभाव का अंग सा बनने लगा है। और फिर इसके बाद जो सबसे ऊपर होता है, कौशल अर्जन की प्रक्रिया सहज होती जाती है। कौशल अर्जन, कौशल अर्जन की प्रक्रिया सहज तथा स्वाभाविक होने लगती है। यानी कि वो जो कौशल है वो अब आपके लिए मुश्किल नहीं रह गया है, अब वो आपके लिए सरल, स्वाभाविक बन गया है, सहज बन गया है उस कौशल के अर्जन में। और सबसे उच्चतम स्तर, छठा जो उद्देश्य होता है, ये पांचवा उद्देश्य, छठा उद्देश्य जो होता है, छठा उद्देश्य आदत निर्माण। आदत निर्माण यानी कि हैबिट फॉर्मेशन। और हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण, यानी कि जो कौशल है, इस ये उच्चतम स्तर है, क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। और ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ भी है, क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर। और इसमें जो अर्जित कौशल है, जो कौशल आपने अर्जित किया है, अर्जित कौशल आदत का रूप ले लेती, आदत का रूप ले लेती। आपको याद है, आपने जब पहली बार, मैं जैसे पेन से लिख रहा हूं, जब मैं पेन से लिख रहा हूं, आपने जब पहली बार लिखना शुरू किया था, ये कौशल अर्जन था, आपने जब लिखना शुरू किया था, तो आपका गति युक्त व्यवहार है ये लिखना। तो लिखने की प्रक्रिया में पहले अक्षरों को बनाने में आपको बड़ी जद्दोजहद, बड़ी वो होने लगती थी, आप बड़े कष्ट के साथ कई अक्षरों का निर्माण कर पाते थे, बिल्कुल जब पहली क्लास में जब आप थे। उसके बाद धीरे 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 करके आपने, जब पहले तो आप, गुरुजी क्या करते थे, मैं आपको थोड़ा सा इसके सापेक्ष में आपको बता देता हूँ। जैसे हमने ये 6 उद्देश्य लिए, तो उद्दीपन, अनुकरण, तो सबसे पहले आप जो सर आपको लिख करके दे देते तो उसका अनुकरण करते थे कि आ छोटा कैसे बनाना है, का कलम कैसे बनाना है, ये काम किया जाता था। उसके बाद कार्य करना, दिए गए निर्देश के अनुसार, जब आप इसमें पारंगत, इस कौशल को अर्जित कर लेते थे, इस उद्देश्य को, उसके बाद फिर आप दिए गए निर्देश के अनुसार काम करने लगते थे। और दिए गए निर्देश के अनुसार आपको कोई अक्षर बनाने के लिए कहा जाए, किसी कार्य को करने के लिए कहा जाए, करने लगते थे। उसके बाद उस कार्य को धीरे 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 करके, लगातार लगातार पुनरावृत्ति करके करने से आपकी त्रुटियां कम होती जाती थी। फिर समन्वय, जोड़बंदी, फिर आप एक साथ कई सारी चीजों को लिखने का काम करने लगे। और उसके बाद लिखना आपके लिए सहज हो गया, और अब लिखना आपकी आदत है। तो ये जो 6 उद्देश्य है, इन 6 उद्देश्यों को और इनकी क्रियाओं को आपको याद रखना है। प्रमुख तौर पर इनकी क्रियाएं, वैसे मैं आपको बता दूं, क्रियात्मक पक्ष से जुड़े जो उद्देश्य है, इनकी क्रियाएं अंदर से कम पूछी गई हैं, लेकिन आपको दिमाग में रखना तो जरूरी है, आपको वो प्रक्रिया आपके दिमाग में रहे। ये ज्यादातर इस क्रियात्मक पक्ष में से पूछा जाता है कि इसका निम्नतम स्तर कौन सा है, इसका उच्चतम स्तर कौन सा है, कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन सा एक नहीं है, इस पक्ष का वर्गीकरण किसने किया, 1969 में सिम्पसन ने किया, जैसे में 1970 में केवलर ने किया।
किवलर का भी एक बार हम लिख लेते हैं। किवलर के भी जो उद्देश्य हैं, किवलर ने इस पक्ष में जो उद्देश्य दिए 1970 में वर्गीकरण किया किवलर ने। किवलर 1970 द्वारा क्रियात्मक पक्ष में निर्धारित उद्देश्य। इन्होंने कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए किवलर ने? सबसे पहला स्थूल शरीर गति। स्थूल, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं जिससे इसकी अंग्रेजी जो है वो अंग्रेजी थोड़ी सी आ जाएगी। स्थूल शरीर गति, स्थूल शरीर गति, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट। यानी कि कौशल अर्जन की प्रक्रिया में ये क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों में किवलर के उद्देश्य हैं। 4 उद्देश्य उन्होंने बताए। पहला स्थूल शरीर गति, यानी कि आपकी ग्रॉस बॉडी मूवमेंट जो है, आपकी पूरी बॉडी जो मूवमेंट करेगी और पूरी बॉडी मूवमेंट में ये गति युक्त व्यवहार होगा। और इस पूरी बॉडी मूवमेंट में आप किसी पर्टिकुलर किसी एक दक्षता की और स्किल कौशल अर्जन की ओर आप लोग जाओगे तो स्थूल शरीर गति में पूरे शरीर की स्थूल टोटल गति का लिया जाता है। दूसरा जो होता है, गति में उत्कृष्ट समन्वय। गति में उत्कृष्ट समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट। तो कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट, आपका जो मूवमेंट है, आपका जो परिचालन हो रहा है शरीर का, जो शरीर की गति है, उसमें आपका उत्कृष्ट समन्वय हो। हाथ का पैरों के साथ हो, हाथ का कान और आंख के साथ हो, है ना, पैर का आंख और कान के साथ हो। जिधर आपको जैसे कहीं से आवाज आई तो उधर आपने देखा तो आप उधर ही चल रहे हैं, ये आंखों का और पैरों का समन्वय है। अगर कहीं से कोई वस्तु आ रही है, आप दिख रही है, आपने उस ओर हाथ कर दिया, ये हाथ का और आंख का समन्वय है। आपने सुना, जैसे सुन करके कहीं देखा, ये कान का और आंखों का समन्वय है। तो ये जो गति के उत्कृष्ट समन्वय की बात है। दूसरा जो उद्देश्य था वो गति का उत्कृष्ट समन्वय है। तीसरा जो उद्देश्य किवलर ने निर्धारित किया वो था अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहां पे आपको शब्द नहीं बोलने, जहां पे आपको कुछ मुद्राएं, हाव भाव, है ना, मुद्राएं, हाव भाव के माध्यम से, ये कौशल मुद्राएं, हाव भाव, जिसमें अशाब्दिक का मतलब है जिसमें शब्द नहीं है, अशाब्दिक संचार। ये तीसरा उद्देश्य था। और चौथा जो निर्धारित किया किवलर ने, वो चौथा था वाणी व्यवहार, यानी कि ध्वनि का उत्पादन, जिसमें वाणी व्यवहार, जिसमें आप कुछ ध्वनियों का उत्पादन करेंगे, अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकालेंगे, ध्वनि उत्पादन, अलग अलग प्रकार के साउंड जो आपके कौशल अर्जन की प्रक्रिया से संबंधित होंगे। तो ये किवलर के आप याद रखते हैं, इससे जुड़ी क्रियाएं इससे कम आती हैं, इससे जुड़ी क्रिया नहीं आती है। लेकिन ये जो 4 उद्देश्य जो है, स्थूल शरीर गति में पहला गति में उत्कृष्ट समन्वय, दूसरा अशाब्दिक संचार, मौखिक जो संचार होता है वो, और वाणी व्यवहार यानी कि ध्वनि के साथ संचार, यानी कि ये शाब्दिक संचार भी से, या शाब्दिक, ये शाब्दिक संचार जो है। तो ये जो 4 उद्देश्य किवलर के हैं। और सिम्पसन ने जो उद्देश्य बताए, ये उद्देश्य। तो क्रियात्मक पक्ष क्या है? क्रियात्मक पक्ष का संबंध जो होता है वो
कौशलों के अर्जन से होता है, हस्तचालित क्रियाओं से होता है, गति युक्त व्यवहार से होता है। 1970 के सिम्पसन के और 1969 के सिम्पसन के और 1970 के किवलर के वर्गीकरण को हम प्रमुख तौर से हम देखते हैं। और इन वर्गीकरणों में हमने देखा, इन 6 सिम्पसन के उद्देश्यों को हमने देखा: उद्दीपन, कार्य करना, परिशुद्धता, समन्वय, स्वाभिकरण और आदत निर्माण। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा है कौन सा नहीं है, ये निश्चित तौर पर आप ध्यान रखोगे। और किसके अंतर्गत कौन सी क्रिया है ये हमने बात की है। जैसे हमने उद्दीपन अनुकरण की बात की, तो उद्दीप्त होकर के कार्य करना, उद्दीप्त यानी कि प्रोवोक होकर के कार्य करना, या नकल अनुसरण करके आप किसी को देख करके उसको बिल्कुल फॉलो करके आप कार्य कर रहे हैं। दूसरा जैसे हमने कहा मैनिपुलेशन, कार्य करना, दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना। तीसरा है परिशुद्धता नियंत्रण, जहां पे आप कार्य की पुनरावृत्ति करते हो, बार बार करते हो, और बार बार करके पुनरावृत्ति करके तो आपका परिणाम ये निकलता है कि आपकी त्रुटियां कम होती जाती हैं, आप एक्यूरेसी की तरफ जाते हो। समन्वय, जोड़बंदी, कोऑर्डिनेशन, जिसमें एक साथ कई क्रियाएं की जाती हैं और एक साथ कई क्रियाओं में समन्वय भी होता है। स्वाभाविकरण, जब एक नेचर सा बनने लगता है, कौशल अर्जन जो है वो कष्टदायी ना होकर के वो आपके स्वभाव का एक अंग सा बनने लगता है, और अंग बनते बनते जब और ज्यादा मजबूत हो जाता है तो फिर वो आपकी आदत निर्माण बन जाता है, हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। फिर कौशल जो है वो आपकी आदत है, फिर उसके लिए आपको एडिशनल एफर्ट नहीं करना है। तो ये पूरे 6 उद्देश्य और इनकी क्रियाओं को याद रखेंगे। अब मैं आपको इन तीनों पक्षों का एक समेकित, तीनों पक्ष आपने पढ़ लिए हैं। सिम्पसन का ये क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण, क्रथवाल मसीहा का भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण, बीएस ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण। तो वो जो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत 6 उद्देश्य थे: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। या क्रथवाल मसीहा ने जो भावात्मक पक्ष के जो उद्देश्य दिए, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्ययीकरण, संगठन और चारित्रीकरण, विशेषीकरण, वो 6 उद्देश्य दिए। और ये सिम्पसन के ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सवाल ये होता है कि ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या है, क्यों निर्धारित किए बीएस ब्लूम ने? तो आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसे एक सही दिशा देने के लिए, एक निश्चित दिशा देने के लिए, जिससे आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बढ़ते जाएं, तो आपको ये पता रहे कि बच्चों के अंदर पहले ये गुण विकसित होगा, फिर उसके बाद ये होना चाहिए, फिर उसके बाद ये होना चाहिए, फिर उसके बाद, जैसे हमने कहा कि पहले ज्ञान विकसित होगा, ज्ञान का उद्देश्य पूरा होगा, उसके बाद उद्देश्य का होगा, उसके बाद अनुप्रयोग का होगा। तो ये क्रम बनाया। क्रम क्यों आवश्यक रहा? क्योंकि आपकी अधिगम को एक दिशा दे रहा है, सीखने को एक निश्चित दिशा प्रदान कर रहा है। और मैंने आपको कहा था कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी पूरे विश्व में जब पेडागोजी की, शिक्षण शास्त्र की बात होती है, बड़े सम्मान के साथ देखी जाती है। तो ये जो अलग अलग तीनों पक्षों के 3 खंड जो पृथक पृथक बने हैं, उससे पहले तीनों पक्षों की हमने एक बात की, और उसके बाद अगली जो बात मुझे करनी है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा, कि इनमें जो संशोधन है, रॉबर्ट मेगर का संशोधन प्रमुख तौर पे माना जाता है, RCEM संशोधन प्रमुख माना जाता है, इनको हम पढ़ेंगे। और ये संशोधन जो अगर हमको दिमाग में और वो भी रह गए, तो आप देखेंगे कई सारी परीक्षाओं में RCEM संशोधन से जुड़ा या रॉबर्ट मेगर के संशोधन से जुड़ा प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, आता है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी को जानिए, इससे जुड़े संशोधनों को जानिए, व्यवहार के तीनों पक्षों को जानिए, तीनों पक्षों में कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित हैं इसको जानिए, और उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं कनेक्ट हैं इसको जानिए। और उद्देश्य क्या होते हैं शुरू में इसको जानना तो सबसे पहले जरूरी है, सामान्य और विशिष्ट। फिर अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखने का जो तरीका है, जो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उसकी पूरी एक टेबल पे हम लोग बात करेंगे। तो ये पूरा खंड जो है वो आपकी श्रेष्ठतम समझ जो है, श्रेष्ठतम समझ, ये कॉमन पार्ट है, ये सारी शिक्षण विधियों में पढ़ा जाता है, पढ़ा जाना चाहिए। बिना इसके शिक्षण विधियां, पेडागोजी बिल्कुल अधूरी रहती है। क्योंकि आप जब आगे की बात करते हैं तो हम कई सारे, जब शिक्षण विधियों की बात करेंगे, मूल्यांकन की बात करेंगे विशेष तौर पर, तो वहां पे जाकर के हम इन उद्देश्यों के सापेक्ष ही तो मूल्यांकन करेंगे। ये उद्देश्य प्राप्त होंगे तो मूल्यांकन इसी बात का होगा कि ये उद्देश्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि मैंने बीएस ब्लूम के जो त्रिध्रुवी मॉडल की बात की, मैंने आपको मूल्यांकन को समझाया भी था कि मूल्यांकन होता ही इसीलिए है कि वो जांच ही इसी बात की करता है कि वो उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं हुए। और उद्देश्य कौन से? उद्देश्य यही सारे हैं, चाहे संज्ञानात्मक के, भावात्मक के, क्रियात्मक के, किसी भी पक्ष के। तो चलिए विद्यार्थियों, इस वीडियो के साथ हम लोग व्यवहार के तीनों पक्षों को तो कंप्लीट कर रहे हैं। संशोधन पे हम लोग बात करेंगे, RCEM संशोधन, रॉबर्ट मेगर के संशोधन के साथ। फिर अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखने के तरीके पे बात करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो में जो बातें समझाई गई हैं वो आपको बिल्कुल दिमाग में रहेंगी। अच्छे से रटना कभी जिंदगी में नहीं है, अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, फिर वो आपको एक दिशा प्रदान करता है।
मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।